हिंदी की कालजयी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी और बंगला की सुविख्यात कथाकार आशा पूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी वहम। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी वहम। आखिर तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? अपने हाथ में एक चिट्ठी लिए भूपाल ने जिस तेवर के साथ अपनी प्रियतमा से ये प्रश्न किया, उसे प्रेमालाप तो किसी भी मायने में नहीं कहा जा सकता। कनक घबरा उठी। वो तेजी से रसोई घर से बाहर निकली, लेकिन उसने डरते डरते पूछा, क्यों? मैंने क्या किया भला? मेरी नौकरी के लिए तुमने अपने भैया के पास चिट्ठी लिखी थी, है ना? खूब रो धोकर और कलेजा पीट कर। मेरी और अपने भैया शब्दों पर भूपाल ने बड़ा जोर दिया था। कनक मन ही मन आहत हुई या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उसने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, अच्छा तो ये बात थी, तभी तो मैं कह रही थी कि आखिर मुझसे कौन सी चूक हो गई, और इसमें रोने गाने और झींकने वाली ओछी बात भला कहाँ से आ गई। मैंने तो उन्हें बस इतना ही लिखा था कि आप इतने बड़े दफ्तर के अफसर हैं, ढेर सारी जगह निकलती ही होंगी, एक आध जगह के बारे में ज़रा इधर का भी ध्यान रखें। अगर ऐसा बता भी दिया तो ऐसा कौन सा बड़ा भारी गुनाह हो गया? गुनाह? तुम भला ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुमने तो मुझ पर बड़ा भारी एहसान किया है, मुझे तो तुम्हारा एहसान मंद होना चाहिए। भैया ने दो टूक जवाब लिख भेजा है, और वो भी अपने हाथ से। लो, पढ़ना है तो पढ़ो। और भैया को तो दोष दिया भी नहीं जा सकता। भूपाल की नौकरी चले जाने के बाद सुनील भैया ने कई बार उससे कहा कि वो उनके दफ्तर में आकर मिले, लेकिन भूपाल ने भी जैसे कसम खा रखी है, अपने साले के अधीन काम नहीं कर सकूँगा। सुनील भैया भी आखिर क्या करें? और इसके बाद के 8 महीनों में किस तरह गुजर बसर हुई है, इसे कनक ही जानती है। कनक ने झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी को पहले ही हटा दिया था, जबकि नौकर खुद काम छोड़कर चला गया था। कनक ने यह भी सोचा था कि धोबी का बंधा बंधाया चक्कर हटा देने पर शायद कुछ बचत हो, लेकिन साबुन और सोडा खरीद पाना भी बड़ा कठिन हो गया है। धीरे धीरे और एक एक करके नाश्ता और जलपान, चाय और भात के संग साथ जुड़े रहने वाले दूसरे उपकरण धीरे धीरे गायब होते चले गए, और अब सिर्फ दाल से ही गुजारा हो रहा है। गनीमत है कि अभी भी उसे दाल कहा जा रहा है, अगर उसे जल कहा जाता तो कोई गुस्ताखी ना होती। अपनी खातिर ना सही, लेकिन बच्चों के चेहरे की तरफ देखकर कनक के जी में आता है कि वो दीवार पर सिर पटक कर अपनी जान दे दे। चीख चिल्ला कर रोया भी नहीं जा सकता। लोक लाज का लिहाज ना होता तो वो कभी कभार भुक्का फाड़ कर अवश्य ही रो लेती। कैसा हो गया था ये असहाय और अभिशप्त जीवन? उसने इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी कि अपने तई कुछ कमाने धमाने की कोशिश करती। निम्न मध्य वर्ग की घर गृहस्थी जिस तरह चला करती है, उसी तरह दिन कट रहे हैं, किशोरावस्था से लेकर जवानी तक, और जवानी से अधेड़ावस्था की ओर। शिल्पकला या दस्तकारी का काम भी उस स्तर तक नहीं सीख पाई कि उसकी बदौलत कोई सुविधा जुटा पाती। आखिर वो करे भी तो क्या? उसमें काम करने या सीखने की जितनी क्षमता थी, वो सब वो पहले ही कर चुकी है। अब शंख की शाखा और प्लास्टिक की जुड़वा चूड़ियों को धो धो कर पीने से कहीं किसी का पेट भरता है? तकलीफ़ के ये दिन कैसे भी नहीं कटते। एक एक दिन एक साल की तरह बीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर पर सवार दिनों को बाल की लटों की तरह झटक दे। उसे एक एक घंटे और घंटों में बंधे एक एक मिनट और सेकंडों को झेलना था। स्कूल से वापस आते ही भात खाने का लालच दिखाकर बच्चों का मुंह सुखाए बैठे देखना भी वो किसी तरह झेल रही थी। लेकिन जब स्कूल की फीस चुकाए न जाने के अपराध में उन्हें वहाँ अपमानित कर घर वापस भेजा जाने लगा, तो वो जैसे तिलमिला उठी थी। और तभी एकदम से कातर होकर उसने भैया को चिट्ठी लिखी थी। अब इसमें बातें बढ़ा चढ़ा कर या रो धोकर भले ही न की गई हों, लेकिन उसमें हल्का सा उलाहना तो था ही। भूपाल के साथ इस बारे में कोई सलाह मशवरा करने का साहस भी वो न जुटा पाई थी। पता नहीं सुनील भैया का क्या उत्तर आए। अगर बात बन गई या मौका मिला तो वो भूपाल से इस बारे में ज़रूर बताएगी। इतनी परेशानियों के बाद भी क्या भूपाल नरम नहीं पड़ेगा? कम से कम कनक के सामने तो उसे शर्मिंदा होना चाहिए, या फिर बच्चों की जिम्मेदारी की खातिर ही सही। इधर से तो एक तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कनक।
उसे अगर कोई चिंता लगी थी तो वो थी सुनील की ओर से। अगर वो कहे कि नौकरी तो किसी की बाट नहीं जोहती कनक बहन, या पेड़ों पर नहीं फलती, तो वो कर भी क्या सकता है? कहाँ से लाए वो तो यही कहेगा मैंने जब कहा था। आखिर यही हुआ। चिट्ठी भी किसी दूसरे ने नहीं, भोपाल ने ही खोली थी। कनक ने बड़े कष्ट से अपने स्वाभाविक भंगिमा को बनाए रखा, होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लादकर और बनावटी भाषा कौशल के सहारे। उसने नकली गुस्से के साथ कहा, आखिर तुमने मेरी चिट्ठी को खोला ही क्यों था? कैसे नहीं खोलता हुजूर सरकार, वैसे इस चिट्ठी का इकलौता वारिस तो मैं ही था। भूपाल ने चुटकी ली। तुम्हारे करुणावतार भैया ने तो बड़े स्नेह के साथ मुझे बताया है कि बामन की गाय की तरह एक बड़ी ही शानदार नौकरी उनके हाथ में है। इसमें काम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तनख्वाह बहुत अधिक है। बस सारा कुछ मुझ पर निर्भर है कि मैं उन पर कृपा करूं और खाली कुर्सी को सुशोभित करूं। हे भगवान, तो तुम अब तक विराजमान हो। तुमने कनक की लाज रख ली। अगर भूपाल की बातों में इतना व्यंग ना होता तो कनक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी उद्विग्नता को छिपाते हुए चहल के अंदाज में कहा, तो फिर देर किस बात की है? माँ दुर्गा का नाम लेकर निकल पड़ो। किसे पता है कि देर हो जाने पर वो कुर्सी भी हाथ से खिसक जाए। अच्छा। दुबले पतले और नसीले हाथ को ऊपर उठाकर और मुट्ठी से अपने बालों को जोर से जकड़कर भूपाल ने कहा, और तुम भी फूल, तुलसी दल और गंगा जल लेकर तैयार रहना। फूल और तुलसी? कनक ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं भला? मनोकामना पूरी होने पर इष्ट देवता को संतुष्ट करने की यही तो रीत है। एकदम सीधी बात है। भैया की दया से रोटी और कपड़े की किल्लत जो दूर होगी। भैया क्या हुए? भगवान के पूत और भभूत हो गए। कनक ने तिलमिलाकर कहा, तो इसमें मजाक वाली ऐसी क्या बात हो गई? आखिर अपने लोगों और जान पहचान वालों को लोग नौकरी में लगाते हैं कि नहीं? और अगर उन्हें नौकरी लगवाई जाती है तो क्या वे नौकरी लेना नहीं चाहते? लेंगे क्यों नहीं, जरूर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मैं तो उनका आत्मीय जन हूँ, कोई ऐरा गैरा दूर का रिश्तेदार नहीं। सारे नाते रिश्तेदारों में सबसे नज़दीकी। कनक ने इस मौके पर अपनी नाराज़गी को दबाने या छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए भला वो आत्मीय जन क्यों होने लगा? वो तो सड़क पर चलता हुआ एक अनजाना सा आदमी है। लेकिन याद रखना कि वो मेरा सगा भाई है। तो फिर तुम ही नौकरी कर लो ना जाकर। भूपाल कड़वी बातें नहीं बढ़ा रहा था, जहर उगल कर लौट रहा था। इस बीच उसके सिर में जोर का दर्द होने लगा था। उसे बातें करने में भी तकलीफ होने लगी थी। भात ना खाकर भी वो कुछ दिन गुजार सकता था, लेकिन चाय के बिना वो रह नहीं सकता था। तो भी उसे चाय के बिना रहना तो पड़ ही रहा था, और तभी शरीर उससे बदला ले रहा था। भूपाल अपने बिछावन पर पड़ जाना चाहता था, लेकिन कनक ने रास्ता काटते हुए जले भुने स्वर में पूछा, तुम समझते हो तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वही करोगे? तुम्हें पता भी है कि घर संसार कैसे चल रहा है, देख नहीं पा रहे? लेकिन भूपाल ने भी छूटते ही उत्तर दिया, यूं ही देख भी कैसे सकता हूँ? टपाटप राजभोग निकल रहा हूँ, किम ख्वाब के गद्दे पर सो रहा हूँ। बाहर भीतर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। राजभोग तुम ही नहीं, सभी भकोस रहे हैं। कनक जैसे चीख पड़ी। बच्चों के सूखे चेहरे की तरफ कभी देखा भी है तुमने? मैं ठहरी औरत जात, तो भी मेरे जी में यही आता रहता है कि बाहर सड़क पर निकल जाऊं और छोटा मोटा जो भी काम मिले करूं, उससे गुजारे लायक कुछ तो पैसे मिलेंगे। और एक तुम हो कि मर्द की औलाद, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सरदर्द के बहाने तकिए पर तकिया चढ़ाए पड़े रहते हो, और ऊपर से झूठा गुमान भी कैसा? साले के महातत काम नहीं करूँगा। अरे देख लेना, उनके ही सामने तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा। वैसी नौबत आने के पहले मैं सड़क पर भीख मांगना पसंद करूँगा। कहता हुआ भूपाल फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन कनक ने भी तय कर लिया था, चाहे जो हो जाए वो उसे आज इस तरह बख्शेगी नहीं। आज वो सारा आसमान सिर पर उठा लेगी। आज का एक एक पल कनक के लिए जहर की तरह है। इस जहर से भूपाल का चेहरा नीला हो उठा है, सचमुच वैसा ही अपमानजनक और मौत की तरह भयानक। सुनने में भले ही लगे, लेकिन उसके मन की आंखों के सामने सब कुछ साफ दिखता है। भूपाल का चेहरा देखते उसके रोम रोम में जैसे आग सुलग उठती है। क्यों भला क्यों?
चारों हाथ पांव सलामत रहने के बावजूद भूपाल इस काहिलों की तरह क्यों पड़ा रहता है? भूपाल अपने तई काहिल नहीं जान पड़ता, लेकिन कनक चाहती है कि भूपाल और भी कोशिश कर देखे। पास पड़ोस से अखबार मांगकर पढ़ने और खाली जगहों के विज्ञापन देखने भर या कभी कभार एकाध जगह पर साक्षात्कार देना ही काफ़ी नहीं है। इससे भी बढ़कर कोशिश करने की ज़रूरत है। रास्तों पर घूम घूम कर, हाथ जोड़कर, लोगों के पांव पकड़कर, कुली या मोटिया का काम कर, रिक्शा खींचकर, जैसे भी हो भूपाल को घर में 2 पैसे कमाकर लाना है। पहले के दिनों में अपने पति के हताश और दयनीय चेहरे को देखकर कनक के सीने में करुणा का ज्वार सा उमड़ा करता था। वो चाहती थी कि भूपाल घर संसार की तमाम परेशानियों से मुक्त रहे, लेकिन अब उसके मन में ऐसी कोई सहानुभूति नहीं पैदा होती। तब भूपाल के मुंह से किसी तरह की कोताही की बात सुनती थी तो वो उसे रोक दिया करती थी या हंसकर उड़ा देती थी। यहाँ तक कि शास्त्र वचन का हवाला देती हुई उसे दिलासा देती थी। पुरुषों के मन की 10 दशाएं होती हैं। वही कनक आज मौके बेमौके भूपाल की कोताही और लापरवाही को फटकार सुनाती रहती है। कोई बात चली नहीं कि उसे दुरदुरा देती है। स्नेह, सहानुभूति, करुणा, प्रेम और ममता की सभी धाराएं सूख गई हैं भूख से बिलबिलाते नीरू और नूपुर की गर्म सांसों की आंच में। और उसका मन कठोर हो गया है अपमानित सनत और सुधीर की सूनी और फीकी नज़रों की चाबुक से। 4 बच्चों की 4 जुड़वां आंखों का मौन तिरस्कार कनक को लगातार बींध जाता था। बच्चों के स्नेह से भी अधिक जो बात उसे कलेजे को गहरे बांध जाती थी वो थी खुद अपनी ही आंखों में गिरा देने वाली शर्म। उसके जी में यही आता कि कैसे वो ज़मीन में गड़ जाए। जब भात परोस कर फीकी दाल की कटोरी आगे बढ़ाने के सिवा उसके पास कुछ भी तो नहीं रहता। धरती फटे और उसमें वो कैसे समा जाए। उसे एक के बाद दूसरे और आने वाले हर दिनों में तबीयत खराब है का बहाना बनाना पड़ता। क्या करूं बेटे, खाना ठीक से बना नहीं पाई। अगर ऐसी स्थिति में हाथ पांव में कहीं चोट या खरोच लग जाए तो शायद आयोडीन तक ना मिले। पेट दुखने लगे तो सोंठ का पानी चाहिए, और वो सब भी कहाँ से आए ये सब बताने की ज़रूरत पड़ सकती है। कनक को ऐसा बुरा सपना भी देखना पड़ सकता है, ऐसा उसने कब सोचा था। घर गृहस्थी के काम आने वाली हर एक मौजूद चीज़ धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है और फिर दोबारा नहीं दिखती। कपड़े लत्ते जूते मोजे सब धीरे धीरे विदा हो रहे हैं। सारा रख रखाव बिखर रहा है। भूपाल ये सब नहीं समझ पाता। अगर बच्चों ने कभी किसी बात पर जरा सा भी असंतोष प्रकट किया तो उसका जी जल जाता। उसका तर्क भी कुछ अजीब सा था। भूपाल कहा करता, ये कोई पराये नहीं हैं, नाते रिश्तेदार नहीं हैं। अरे घर के बच्चे हैं, अगर ये भी अपने बाप का दुख नहीं समझेंगे तो बाप को क्या पड़ी है कि इनकी आरती उतारता रहे। मैंने कोई इनकी तमाम जिम्मेदारियां उठाने का ठेका ले रखा है। कनक की बातों से भूपाल के तर्क का कोई तालमेल नहीं। तभी भूपाल की बात सुनकर कनक के तन मन में आग सी लग जाती है। अपनी तीखी आवाज़ में ढेर सारी कड़वाहट बोलते हुए कनक बोली, भीख मांगोगे? फिर तो बड़ी मर्दानगी बची रहेगी, है ना? सारी हेटी तो भैया के दफ्तर में काम करते ही होगी। और भैया की नौकरी भी कैसी है? उनका पाँव जो दबाना है, उनके तलुए में तेल जो लगाना है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो फिर तुम नहीं करोगे नौकरी? नहीं। तो फिर भैया को क्या जवाब दोगे? कोई ज़रूरी है उत्तर देना? तुम चाहो तो जवाब दे देना, मुझे उनकी कोई खुशामद नहीं करनी है। कनक का चेहरा घृणा और गुस्से से विकृत हो गया। वो चिड़चिड़े स्वर में बोली, मुझे पता है तुम भैया से इतना क्यों चिढ़ते हो। वे एक बड़े अफसर हैं, गाड़ी पर घूमते फिरते हैं, तुम्हारा कलेजा सुलगता रहता है। लेकिन याद रखना, मैं अब तुम्हारे कहने में नहीं रहूँगी। अगर हुआ तो भैया के पास चली जाऊँगी या फिर किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करूँगी। अब यही तो देखना है कि तुम्हारी अकड़ भला किस बात और किस बूते पर टिकी रहती है। भूपाल और कनक आज एक दूसरे को काट खाने वाले खूंखार जानवर की तरह दिख रहे थे। वे एक दूसरे को फाड़ खाने को उतारू थे, वरना भूपाल की आंखों में ऐसी आग क्यों जल रही होती? उसकी बोली में ऐसी कड़वाहट क्यों थी? जब कमाई ही करनी है तो चाकरी करने क्यों जाओगी? और भी तो कई तरीके हैं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? ना, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन भैया भाभी की खुशामद करते हुए उनके यहाँ जाकर अड्डा जमाना भी कुछ बुरा नहीं होगा। उनकी जूठन कूटन से भी किसी न किसी तरह पेट भर ही जाएगा।
ठीक है, मैं वही करूँगी। अगर ना किया तो भी मैं। कनक के होठों तक आकर एक कठोर और कड़वी कसम अटक गई। क्योंकि ऐसी कस्में खाने का अभ्यास ना था, उसका गला रूंध गया। दूसरे दिन सुबह भोपाल घर से बाहर निकल गया। शाम ढल गई, रात हो गई, उसका कोई पता न था। कनक गुस्से में भरी थी। तभी नीरू दौड़ती हांफती माँ के पास पहुंची और बोली, माँ, बड़े मामा आ रहे हैं। भैया? उसे अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती सी लगी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो क्या जवाब देगी, क्या बहाने जुटाएगी? वो भोपाल को धक्के मारकर तो उनके पास भेज नहीं सकती, खुद जाकर तो वो नौकरी मांगने से रहा। तो फिर क्या कहे, क्या करे? क्या वो भोपाल की बीमारी का बहाना बनाए, या फिर उनसे ये कह दे कि भैया, तुमको कुछ लिखकर बताना ही मेरी गलती थी। उनकी तबीयत इन दोनों काफ़ी बिगड़ गई है, आजकल वो काम नहीं कर पाएंगे। क्या सुनील भैया उसकी बात पर यकीन कर लेंगे? जो आदमी घर से बाहर निकल पड़ा है, उसको बीमार बताना इस मौके पर एक तरह का मजाक या बात का बतंगड़ बनाना ही तो है। क्या उनकी नज़र इस घर की बदहाली पर नहीं पड़ेगी? भैया के यहाँ आने पर कनक में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो उन्हें एक कप चाय तक पिला सके। क्या उसके भैया सुनील इस बात को नहीं समझते? ऐसा ना होता तो कभी कभार इधर जब आना हुआ तो वे छूटते ही कह देते, तू खाने पीने का कोई हंगामा खड़ा ना करना कनक, तुझे पता नहीं मेरा पेट बड़ा ही अपसेट है। इसके बाद भी क्या अब भी अपना सड़ा गला अहंकार लेकर पड़ा रहेगा भूपाल? और क्या सुनील उसकी इस मानसिकता को समझ नहीं पाएगा? वो क्या कहे भूपाल को, और किन शब्दों में उसे बुरा भला कहे? क्या वो भूपाल के बारे में जली कटी सुनाकर उसे और जलील न करे? अरे कनक, कहाँ है रे तू, कैसी है? भैया की स्नेहिल पुकार कनक के सीने में हथौड़ी की तरह पड़ी। भैया? अपने फटे आंचल को समेटकर उसे अपनी साड़ी की तहों के बीच छुपाते हुए वो आगे बढ़ाई और बोली, अरे भैया, अब की बार तो तुम बहुत दिनों बाद आए। समय ही कहाँ मिल पाता है रे, और आजकल काम का इतना दबाव है कि ना आ पाने की वजह क्या हो सकती है, इसे अपनी भलमनसाहत के नाते छुपाते हुए भी वो जाहिर थी। भोपाल के स्वभाव से उखड़कर ही सुनील भैया ने इन दिनों आना जाना कम कर दिया है। क्यों? आखिर काम इतना बढ़ कहाँ से गया? हालांकि कनक को अपना ये सवाल खुद ही बेमतलब सा जान पड़ा। अरे एक अफसर है, साला बम्बई जाकर जम गया है। खैर, भोपाल को मेरी चिट्ठी तो मिली है ना? तुम्हारी चिट्ठी? कनक जैसे आकाश से गिरी। तुमने उसे चिट्ठी भेजी थी? उसने हैरानी से पूछा। हाँ रे, सुनील ने आक्षेप भरे स्वर में पूछा। उसे नहीं मिली? तभी मुझे शक हो रहा था। तू देख रही है ना, ये आजकल डाक की क्या हालत हो गई है। दमदम से कलकत्ता आखिर कितने दूर हैं दोनों? यही 15-20 किलोमीटर, और चिट्ठी आने में 5 दिन लग जाएंगे। छी छी। सुनील ने कुछ सोचते हुए फिर जोड़ा, परसों शाम को ही चिट्ठी डलवाई है ना? खैर, मैं ज़रा घूम फिर आऊँ। और हमारे बाबू साहब कहाँ हैं? उनकी मति गति फ्री है? हाँ भैया, और मैं भी यही बताना चाह रही थी। काफ़ी भाग दौड़ के बाद उन्हें काम मिला है किसी बैंक में। अच्छा, काम मिल गया है? सुनील की आंखें फटी रह गईं। भोपाल को नौकरी मिल गई? हाँ भैया, उन्होंने किसी जान पहचान वाले को बता रखा था। जिस दिन मैंने तुम्हें लिखा था उस दिन तक तो बात नहीं बनी थी, लेकिन दूसरे दिन आकर इन्होंने बताया कि काम मिल गया है। सुनील ने निराशा के स्वर में कहा। इतने दिनों तक बेकार बैठा रहा और ऐन वक्त पर उसे दूसरी नौकरी भी मिल गई। इधर मैं कितना परेशान रहा, कितनी मुश्किलों से उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी का जुगाड़ कर पाया था। अब की बार कनक के हैरान होने की बारी थी। क्या तुमने सचमुच उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया, और वो भी पलक झपकते? सचमुच? मैं तो कल ही हंसी हंसी में उनसे कह रही थी, चलो नसीब ने पलटा तो खाया, और हो सकता है भैया भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई नौकरी अवश्य जुटा देंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? लगता है नौकरी ऐसे ही पेड़ों पर फला करती है। बस यही तो 7 दिन पहले अर्जी दी थी और नौकरी मिल गई। और सचमुच ऐसा ही हुआ भैया। अगर नौकरी इतनी आसानी से मिलती तो वे काहिलों की तरह इतने दिनों तक घर क्यों बैठे रहे? कनक ये सब पूछकर बड़ी हैरानी से और बड़े भोलेपन से भैया की ओर ताकती रही, एक नन्ही बालिका की तरह, कुछ ऐसी मासूमियत से कि दीन दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। उसे तो बस यही जान पड़ता था कि अगर मर्द घर में बेकार बैठा हो तो काहिल ही हो जाता है।
सुनील थोड़ी देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने कनक से पूछा, तू किस बैंक के बारे में बता रही थी? नाम तो मैं नहीं जानती भैया, लेकिन बता तो किसी बैंक के बारे में ही रहे थे। उनके किसी दोस्त के चाचा या ताऊ वहाँ कैशियर हैं, कह रहे थे पगार भी अच्छी मिलेगी। फिर तुमने जो इतना कुछ किया उसका क्या होगा भैया? हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, और क्या। वैसे बड़ी कोशिश की थी और ये भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसे वहाँ काम कैसा मिला है। वैसे ये काम सचमुच अच्छा था, आगे तरक्की मिलने की भी उम्मीद थी। फिर तो ये तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी की बात हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे किसी और को दे दो? हाँ, कनक ने पूछा और आगे जोड़ा, वैसे ये भी जान पहचान वाले हैं, दोस्त के चाचा। सुनील उठ खड़े हुए। ये क्या, इतनी जल्दी जा रहे हो? ऐसा नहीं होगा, आज मुंह मीठा कराए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब जैसा भी है खबर तो अच्छी है। अरे ओ सनत, सुन तो बेटे, कहती हुई अंदर वाले कमरे में गई और बेटे से बड़ी धीमी आवाज़ में गिड़गिड़ाते हुए बोली, सुन बेटे, दौड़ कर जाओ और मामा जी के लिए 2 बर्फ़ी तो ले आ। पैसे मैं बाद में चुका दूंगी। दुकानदार से कहना कि हड़बड़ी में दौड़ा चला आया। क्या फिर उधार लाना होगा? नहीं, भले ही तू मेरा गला काट दे। और ये कहकर सनत ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। क्या पता मामा जी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछ बैठे हैं, इसी डर से तो मैं अब तक बाहर नहीं निकला था। इससे क्या हो गया बेटे? कनक की आवाज़ धीरे धीरे और भी धीमी और फीकी पड़ गई। तुम लोगों ने तो जैसे कसम ही खा रखी है। ज़रूरत पड़ने पर क्या मोहल्ले की दुकान से लोग सामान उधार नहीं लाते? वही लाते हैं जो उधार चुका पाते हैं। सनत ने खिड़की से बाहर ताकते हुए ही कहा। तो तुम यही कहना चाहते हो कि मैं उसका उधार नहीं चुकाती? ठीक है, मैं देखती हूँ कहीं कुछ है। आखिर बड़े बाप के बेटे जो ठहरे तुम। पिछवाड़े के दरवाजे से पीछे घूमकर कनक रसोई घर में आई। है, अभी भी 1 रुपया बचा है। पौष संक्रांति के दिन उसने 1 रुपये के सिक्के के साथ बाउनी बांधा था। खुली छप्पर के नीचे जाले में वो पोटली आज भी बंधी हुई है। फूस से मढ़ा और सिंदूर से पटा वो सिक्का अभाव के राक्षसी पंजे ने आज तक कम से कम उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। शायद उसने बढ़ाने का साहस किया भी न था। कनक का हाथ वहाँ तक पहुँचेगा? सहस्र बाहु की तरह अपना जाल फैलाए काल की सीमा में। लेकिन इसके बिना चारा भी क्या है? बाहर वाले कमरे में भैया बैठे हैं, पति को नौकरी मिली है, इस खुशी में वो उनका मुंह मीठा कराएगी, ऐसा ही तो कहकर आई है वो। सिक्का में लगा सिंदूर पोंछते पोंछते उसके पुराने आंचल में छेद हो गया, लेकिन तो भी उसे इस बात का संदेह था कि कहीं उसकी विवशता का अंतिम चिन्ह तो नहीं मिट गया। सिंदूर का वो दाग, कहीं दुकानदार इस बात को समझ तो नहीं जाएगा? और सनत, कहीं सनत इस बात को न समझ ले। लक्ष्मी के नाम पर चढ़ाए गए रुपए से बर्फ़ी मंगा कर खिलाने के बारे में वो कोई तर्क नहीं जुटा पाई। लेकिन क्या कनक भी कोई दलील दे सकती थी इस बारे में? लपलपाती आग के हाथों से अपने को बचाने के लिए आदमी पानी में क्यों कूद पड़ता है भला? और तब तैरना जानने और ना जानने का सवाल ही कहाँ रह जाता है? क्या उस समय डूब जाने का डर होता है? अभी आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी वहम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।